अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 13 में टॉपिक नंबर 13.2 स्टार्ट करना है और आज का टॉपिक जो है वो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेगा। पिछले टॉपिक में हमने ये बात की थी ना कि फिजिक्स में न्यूटन और आइंस्टाइन के वर्क को काफी इंपॉर्टेंस हासिल है और उसमें हमने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने जो है वो अपनी दो थ्योरीज दी थी, एक को स्पेशल थ्योरी कहते हैं और एक को जनरल थ्योरी कहते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 13 में ये जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है इसमें हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करनी है। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स थे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके सामने लिखा है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको ये कहता है, या इसकी जो हेडिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करके बताता है, ठीक है। और रिलेटिविटी कहाँ से निकला है? रिलेटिविटी निकला है वर्ड रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव मोशन से, ठीक है। और रिलेटिव मोशन कौन सा मोशन होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव कर रहे होते हैं तो हम उनके मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो कार्स हैं, अगर अलग अलग मूव कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, हम इस पे रिलेटिव मोशन की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम उन दोनों की डिस्कशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट से करें कि ए कार बी के मुकाबले में कितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये कितनी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, या बी कार ए के मुकाबले में तेजी से मूव कर रही है या स्लोली मूव कर रही है, जब दोनों में कंपैरिजन को लेकर आ जाते हैं फिर वहां पर हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, ठीक है। सो इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो हमें ये बताता है, इट स्टेट्स दैट लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं, न्यूटन लॉज हैं या और जितने भी फिजिक्स में लॉज हैं, वो सेम होते हैं फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने क्या कहा था, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होती है, यही बात हुई थी ना। नंबर 1 पोस्टुलेट में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 होती है। और एक्सेलरेशन 0 कब होती है स्टूडेंट्स? कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फिर अगर रेस्ट पर है इसका मतलब है तब भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, इसका मतलब है तब भी जो एक्सेलरेशन है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमें ये बताता है कि फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं वो उन तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होते हैं जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। और फिर वो आपको आपकी बुक में जो थ्योरी है उसमें ये लिखकर बता रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का भी इनर्शियल ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसके लिए वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रेन है और ट्रेन में एक बंदा खड़ा हुआ है और ये जो ट्रेन है इज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन इज एट रेस्ट। वो कह रहा है कि ये दूसरी ट्रेन है, एक बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है ना वो ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए जब ट्रेन रेस्ट पर है या जब ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि ये जो ट्रेन रेस्ट पर है, यहाँ पर भी छत से अगर एक बॉल आ रही है नीचे आता है, वो पर्सन उसको वर्टिकली ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पर भी छत से अगर आप बॉल फेंके तो नीचे आने वाले पर्सन को ये लगेगा कि बॉल जो है वो वर्टिकली नीचे आ रही है। तो देखें ये दोनों पर्सन चूंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, दोनों की स्टेट्स मुख्तलिफ थी, एक रेस्ट पर था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई ट्रेन में था, दोनों की स्टेट्स डिफरेंट थी, लेकिन ये दोनों की डिफरेंट स्टेट चूंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती हैं तो उनको सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, उनको सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, ठीक है। और वो सेम ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक हो गया। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पॉइंट ये था कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो उन तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होंगे, जितने भी बातें हैं वो उन तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होंगी जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर ऑब्जर्वर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, फिर किसी भी इवेंट को, ये देखिए ये एक इवेंट है ना, बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो किसी भी इवेंट को के बारे में जो ऑब्जर्वेशन होगी, अगर ऑब्जेक्ट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो फिर वो डिफरेंट होगी।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं तो फिर किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होंगे। ठीक है, इसी बात को अगर हम आपकी बुक से रीड करें तो फिर आपकी पहले मैं आपको ये पहला पॉइंट बुक से रीड करा देती हूँ, फिर मैं सेकंड को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो लिख रहा है कि जी द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं। कह रहा है एज लॉन्ग एज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बन जाता है। कह रहा है दिस इन्वॉल्व द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन स्टेशनरी एंड मूविंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीड्स द सेम रिजल्ट। स्टेशनरी एंड मूविंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीड्स द सेम रिजल्ट, ये सेम ऑब्जर्वेशन। For example, it is impossible to experimentally determine if an inertial frame of reference is stationary or moving without observing it from external frame of reference। कह रहे हैं कि किसी भी inertial frame of reference के बारे में ये बताना कि वो inertial frame of reference रेस्ट वाला है या मूवमेंट वाला है, उसके अंदर रह के बताना इम्पॉसिबल है जब तक कि आप बाहर से नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यहाँ पर भी अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और ट्रेन की विंडोज या ट्रेन के डोर्स बंद हैं तो उसके अंदर मौजूद पर्सन को किसी किस्म की मूवमेंट नहीं फेस करने को मिलेगी। जब उसे किसी किस्म की मूवमेंट फेस करने को नहीं मिलेगी इसका मतलब है वो तो यही समझेगा ना कि मैं एक स्टेबल स्टेट में हूँ, रुकी हुई ट्रेन में हूँ। ऐसा ही है ना, जब तक कि कोई पर्सन बाहर से इनको ऑब्जर्व ना कर रहा हो तो बाहर से खड़े हुए बंदे को महसूस होगा कि एक ट्रेन रेस्ट पर है और एक ट्रेन मूव कर रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे वो आपको बता रहे हैं कि जी suppose two person, one standing in the stationary train while the second is standing in a train that is moving at constant speed. They are observing the freely falling motion of a ball under the influence of gravity. Both persons are in inertial frame of reference and the Newton laws applies in the same for both of them. Both people will observe that ball is falling in a vertical path. देखें यहाँ पे भी नीचे आ रही है, यहाँ पे भी नीचे आ रही है। If the trains are windowless, the two passengers will have no way of knowing whether their train is stationary or moving at constant speed. कि जब तक विंडोज बंद हैं और ट्रेन का डोर बंद है, बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर दोनों को यही लगेगा कि वो सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। सॉरी, दोनों को यही लगेगा कि वो रेस्ट की स्टेट में है, किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा और उनको एक इवेंट का जो रिजल्ट है, इवेंट कौन सा, बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, सो ये जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पॉइंट था, पहला पोस्टुलेट था। दूसरे पोस्टुलेट में क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या है कि इट स्टेट्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट की सिंपल सी बात है कि ये पोस्टुलेट हम ये कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहेगी। और कैसे सेम रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमें पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ जो कुछ बुक में लिखा हुआ है, फिर मैं बुक से रीड करूंगी। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको न्यूटन, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना, उसका कॉन्सेप्ट बताऊं। तो चूंकि हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये रिलेटिविटी से रिलेटेड है और मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी निकला है रिलेटिव मोशन से। ठीक है, तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो हमें ये कहती है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में होते हैं ना, सुनिएगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक हो गया कि जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में होते हैं ना, तो हम उनके लिए रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर जो दो ऑब्जेक्ट है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना, तो इस केस में उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने से आती है। ठीक है, नंबर 1 हम क्या कहते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन देयर
relative velocity is calculated by VR is equals to VA minus VB. VA minus VB क्या कि ये एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है हैविंग वेलोसिटी VA, और यही एक ये ट्रेन हो गई और ये एक बस हो गई, ठीक है, और ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी VB, ठीक है। इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकंड है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो हो जाएगी 20 माइनस 15, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फिर इसका जो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस then their relative velocity is calculated by VR is equals to VA plus VB। और फिर इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, VA 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये बस है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी VB है। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी VA प्लस VB, यानी कि 15 प्लस 20 तो हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कहां से आई कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आपको ये कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा c ही रहती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट c से मूव कर रहे हैं तो अगर उन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहती है कि उनके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करें और आपस में सेपरेट करें। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करें, उनको आपस में ऐड करें। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ये कहती है कि ये रिलेटिव मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करते हुए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, बल्कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इतनी सी बात को मैं आपकी बुक के पहले पैराग्राफ से रीड कर लूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। पेज नंबर 248 पर लिखा हुआ है कि जी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर regardless of the relative velocity between the source of light and observer who is measuring its velocity। बात समझ में आई ना कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस, मतलब इस चीज के रिलेटिव वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑब्जर्वर हु इज मेजरिंग इट्स वेलोसिटी, और ऑब्जर्वर जो कि उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन है, तो ये ट्रेन है, ट्रेन में से लाइट निकल रही है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर खड़ा हुआ पर्सन जो है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहा है कि जी इन दोनों में अगर हम रिलेटिव मोशन, क्योंकि ये दो चीजें आ गई है ना, तो कह रहा है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपल ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, यानी कि 3 × 10⁸ है, वो हमेशा सेम ही रहती है अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये बात काफी काबिल गौर है। अगर स्पीड ऑफ लाइट के अलावा मूवमेंट होती तो फिर उसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिर कह रहे हैं कि जी नो मैटर हाउ फास्ट एन ऑब्जर्वर इज मूविंग, हाउ फास्ट इज लाइट सोर्स मूविंग, measurement of speed of light is always yield the same result 299 792 for 58 मीटर पर सेकंड। राउंड ऑफ करके हमने इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है दिस postulate have several implications, primarily it contradict Newtonian relative motion। सबसे पहले तो इसका क्या कॉन्ट्रडिक्शन कहां पर आई है या वायलेशन कहां पर आई है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ये पोस्टुलेट उस लॉ को वायलेट कर रहा है। लिखा हुआ है इफ यू आर ट्रेवलिंग एट 0.5 c इन द सेम डायरेक्शन अलोंग साइड अ बीम ऑफ लाइट, कि ये एक सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है
और यू आर ट्रेवलिंग मतलब ये एक पर्सन है जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से जो लाइट है ये 0.5 सी स्पीड के साथ मूव कर रही है, VA 0.5 सी स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से दैट और ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये इसको स्पीड ऑफ लाइट यानी कि VBC आपकी ऑब्जर्वेशन में आती है, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि जी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से दैट यू विल ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ लाइट बीम टू बी 0.5 सी। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें ये कैसे कहती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें ये ऐसे कहती है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी 0.5 सी है, और आप हैं जो सेम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए VA माइनस VB किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जब आप 0.5 C माइनस 1 C करेंगे तो जो हमें आंसर मिलता है वो 0.5 C मिलेगा, ऐसा ही है ना। तो अब आपकी बुक में लिख रहा है कि जी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से दैट यू विल ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ लाइट बीम टू बी 0.5 C by using the concept of relative velocity। ये बात मैंने आपको खुद से बताई है। However, according to special relativity, you would still be observing the speed of light to be c. This leads to many effects। कुछ थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? I have tried my level best कि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि सेकंड पोस्टुलेट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो फिर, या स्पीड ऑफ लाइट से नहीं भी मूव कर रहे, दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में है तो हमें उनके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो फिर हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। आपने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करनी है। उसके लिए उसने आपको बताया कि एक सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है विद वेलोसिटी दिस, एक ऑब्जर्वर है जो कि इस लाइट जो कि उसके पास आएगी उसकी वेलोसिटी को महसूस करता है, देखता है कि वो c के इक्वल है, यानी कि 3 × 10⁸ के इक्वल है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये दोनों चूंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, दे आर मूविंग अलोंग साइड, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करने से 0.5 C आती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट में जो मूव करने वाली वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल आएगी, 3 × 10⁸ के इक्वल आएगी, ठीक है। यहां तक बात होगी। फिर वो हमें कह रहा है कि जी जनरल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि अगर हम जो मिरर पे अपना फेस देख रहे होते हैं ना, उसके लिए जनरल फिनोमेना ये होता है कि लाइट जो है वो हमारे फेस से जाकर मिरर के साथ टकराती है और टकरा कर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है फौरन, तो हमें अपना जो फेस है या अपनी जो बॉडी है वो मिरर पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो आपकी बुक में उसको यूं एक्सप्लेन करके बता रहा है कि जी फॉर एग्जाम्पल बुक में क्या लिखा हुआ है कि जी ट्रेन मूविंग है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर एक मूविंग ट्रेन है और एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उसके सामने एक मिरर है। वो आपसे कहता है कि ट्रेन मूव कर रही है। अच्छा, अब देखें यहां से जो मूव करने वाली पर्सन के पास से लाइट जाएगी ना, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल VA है, और चूंकि ट्रेन मूव कर रही है इसका मतलब है ट्रेन में मौजूद जो मिरर है वो भी मूव कर रहा है ना। अब इस बात को थोड़ा सा आपको अपनी इमेजिनेशन में देखना पड़ेगा कि देखें जब लाइट इस पर्सन से निकलकर आगे जाएगी ना मिरर के पास, तो देखें चूंकि ट्रेन मूव कर रही है तो लाइट के यहाँ आते तक मिरर यहाँ की बजाय थोड़ा सा और आगे मूव कर जाएगा, बिकॉज ट्रेन आगे मूव कर गई है ना। ऐसे ही होगा ना। फिर जैसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर जो इसकी वेलोसिटी है, लेट्स सपोज हमारे पास वो कितनी है, वो हो जाए यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखें न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VA माइनस VB, यानी कि 5 माइनस 5, इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि चूंकि इनके दरमियान में किसी किस्म का मूवमेंट ही नहीं हो रही है, लाइट
जाकर वापस ही नहीं आ रही है, किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं कवर कर रही है, इसका मतलब है आपको इमेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो आपको ये कहती है कि हमें यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट c, वो हमेशा सेम रहती है। तो लाइट इस मिरर के साथ से रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी, भले कि ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी और आपको यहाँ पर मिरर में अपना जो शेडो है, अपना जो इमेज है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसी बात को अब अगर हम बुक की वर्डिंग को देखते हैं तो फिर मे भी आपको ये बात और क्लियर हो जाए कि बुक में लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्टेशनरी पर्सन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट एमिटेड ऑन अ ट्रेन एट रेस्ट, द स्पीड इज सिंपली c. However, the speed of light is still c even when train is moving relative to the person as shown in figure 13.3a. कि मतलब relative motion में जो move करने वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी स्पीड ऑफ लाइट c सेम मिलेगी बनिस्बत की उस ऑब्जेक्ट के जो कांस्टेंट ट्रेन में है, मतलब दोनों के केस में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू c रहेगी। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन करें। लेट अस इमेजिन अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट c. A person on this train looks into the mirror placed at his front. Will this person see a reflection of themselves in the mirror? मतलब उस पर्सन को अपना मिरर में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फिर वो कह रहा है कि न्यूटोनियन फिजिक्स से नो रिफ्लेक्शन इज सीन। A reflection is seen by the person when the light ray travel from the person to the mirror and return to the person eye. मतलब रिफ्लेक्शन देखने को तब मिलता है, इमेज देखने को तब मिलता है जब लाइट ट्रेवल करके जाती है, मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस आती है। When Newtonian relativity is applied to this thought experiment, the mirror is moving at the speed of light, which means that relative velocity between the light from the person and the mirror is zero. तो मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया ना कि ये भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज ट्रेन आगे मूव कर रही है, मिरर भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दोनों आगे मूव कर रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज 5 या 5, या लेट्स सपोज यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट, c माइनस c 0 हो जाएगा। जब इनके दरम्यान में मोशन ही नहीं हो रहा तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि क्योंकि लाइट रे ट्रेवल करके जा ही नहीं तो फिर वो रिफ्लेक्ट करके वापस ही नहीं आएगी, जब रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आएगी तो हमें इमेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ एवर दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट विल नेवर रीच द मिरर एंड हेंस द पर्सन विल नॉट सी अ रिफ्लेक्शन। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ये है। However, this outcome contradicts the first postulate of special theory of relativity, which implies that a person in an inertial frame of reference such as this one will not be able to identify whether the frame of reference is stationary or moving at constant speed. तो कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता जुलता है, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट यही कहता है ना कि ऑब्जेक्ट जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है उसके लिए ऑब्जर्वेशन सेम रहती है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताना भी मुश्किल होता है अगर जो दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जो रेस्ट पर है वो तो रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन अगर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट जिस जगह पर मूव कर रहा है वहां पर ट्रेन में कोई विंडो नहीं है, कोई डोर क्लोज है, तो फिर उसको अपना समझ नहीं आएगी कि वो रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है। If the person cannot see the reflection in the mirror, it informs that train must not be stationary as the reflection would be seen if this was the case. ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी सेज अ रिफ्लेक्शन इज सीन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। दिस कॉन्ट्रोडिक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटोनियन रिलेटिविटी इन दिस थॉट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द constancy of light speed. The second postulate of special relativity states that light speed is constant in vacuum for all inertial frame of reference. This means that perspective of the person and mirror on the moving train light relative velocity is still c. मतलब अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कॉन्सेप्ट से देखें तो चूंकि ट्रेन मूव कर रही है तो मूविंग ट्रेन में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि यहाँ से लाइट सी जा रही है, मिरर के साथ टकराकर वापस आ रही है, तो आपको इमेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जी when light velocity relative to the mirror is no longer zero, it will reach the mirror and be able to reflect from the person eye. Therefore, person will see a reflection of themselves in the mirror. इस वजह से पर्सन को जो है वो अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखने को मिल जाएगा। सो ये हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स थे। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर सकूं। बात फिर वही है कि इसको समझने के लिए या सीखने के लिए आपकी जो इमेजिनेशन है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। पूरा फोकस आपको आपके इस लेक्चर की तरफ ही रखना है। ठीक है।
पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फिजिक्स के तमाम लॉज सेम होते हैं, या जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं तो कोई भी फिजिक्स में इवेंट हैपन हो रहा है ना, तो उस इवेंट का जो रिजल्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो है। और दूसरा आपको ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, हर केस में सेम रहती है, हर जगह पे सेम रहती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो हम स्पीड ऑफ लाइट के केस में नहीं कर सकते। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव, अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, मैंने लेक्चर में भी 2 दफा ये लफ्ज बोला कि अगर कोई और स्पीड है फिर ठीक है, फिर उस पर बात नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो फिर वहां पर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, बल्कि वहां पर बस एक ही बात है कि स्पीड ऑफ लाइट की फिक्स वैल्यू है जो कि 3 × 10⁸ है, हर जगह आपने यही वैल्यू यूज करनी है। उसके लिए उसने आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, एक थॉट एक्सपेरिमेंट ट्रेन वाला करके बताया, और एक पहले उसने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मिसाल दी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मूविंग ट्रेन में है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम ही देखने को मिलेगी। मजीद आप इस लेक्चर को सुन के एक दफा फिर बुक से रीड कर लें। स्टिल भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।